पीटीटी की लाइव क्लासेज में प्रभाशंकर पंड्या महाविद्यालय प्रतापपुर द्वारा आपका स्वागत अभिनंदन। हम पूर्व में अभिवृत्ति और अभिरुचि के अंतर्गत नेतृत्व के ऊपर बात की थी। आज हम जिस प्रकरण को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं वह है व्यावसायिक अभिवृत्ति। व्यावसायिक अभिवृत्ति क्या है और इसके अंदर भी मैं बात करूंगा अभिवृत्ति के अंतर्गत कि ये अभिवृत्ति क्या है और व्यावसायिक अभिवृत्ति क्या है। व्यवसाय क्या है और अभिवृत्ति क्या है। अभिवृत्ति व्यक्तित्व का वह गुण है जो व्यक्ति की पसंद या नापसंद को दर्शाता है। अभिवृत्ति जो है या तो पसंद को दर्शाता है या नापसंद को दर्शाता है। व्यक्ति की पसंद या नापसंद को क्या दर्शाता है, वह है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति के अंतर्गत अभिवृत्ति को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रूप में लैटिन में क्या कहा गया, किस तरह से क्या बात हुई, उस समय संबंधित चर्चा करते हैं। तो मैं सबसे पहले जिस व्यावसायिक अभिवृत्ति के अंतर्गत लेकर के बढ़ूंगा वह है अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति के अंतर्गत हम देखेंगे कि अभिवृत्ति क्या है और अभिवृत्ति के अंतर्गत इसके ऊपर हम विस्तृत चर्चा करेंगे कि अभिवृत्ति का अर्थ क्या है। अभिवृत्ति व्यक्तित्व का वह गुण है, व्यक्तित्व के गुण के ऊपर बात करते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि व्यक्ति की पसंद हो, व्यक्ति की पसंद या नापसंद के ऊपर पूरी चर्चा होती है, वह दर्शाता है। अब अभिवृत्ति को आंग्ल भाषा में क्या कहते हैं, तो आंग्ल भाषा के अंतर्गत अभिवृत्ति को क्या कहा जाएगा, एटीट्यूड कहा जाएगा। एटीट्यूड आंग्ल भाषा में क्या कहा गया, एटीट्यूड कहा गया। तो एटीट्यूड शब्द जो है, ये जो शब्द है एटीट्यूड शब्द, वह लैटिन भाषा के एबीटीयूएस से बना है। तो इसका जो अर्थ होता है एटीट्यूड शब्द का, वह होता है, उसका अर्थ की बात करते हैं तो वह योग्यता या सुविधा के ऊपर बात होती है। योग्यता या सुविधा, योग्यता कहे या सुविधा कहे। तो अभिवृत्ति का जो संबंध है अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव से है। इन अभिवृत्ति का जो संबंध बताया गया है वह अनुकूल प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव से बताया गया है। तो एक मानसिक दशा है जो सामाजिक व्यवहार की अभिव्यक्त करने में विशेष भूमिका प्रस्तुत करती है कि सामाजिक जो आपका व्यवहार है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि सामाजिक व्यवहार को अभिव्यक्त करने में विशेष भूमिका प्रस्तुत करती है। उसकी भूमिका विशेष रहती है। कौन से व्यवहार को, सामाजिक व्यवहार को प्रस्तुत करने के अंदर इसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। अभिवृत्ति को कभी कभी मनोवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। अभिवृत्ति जो है उसको मनोवृत्ति के नाम से भी प्रयोग किया जा सकता है। इसको हम मनोवृत्ति भी कह सकते हैं। मनोवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही शब्द एक ही भावनात्मक गुण को प्रदर्शित करते हैं। चाहे अभिवृत्ति हो चाहे मनोवृत्ति हो, दोनों ही शब्द जो है वह एक ही भावना
एक ही भावनात्मक गुण को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। एक ही भावनात्मक गुण होता है, उसको प्रदर्शित करने का काम करते हैं। अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव के बारे में बात करते हैं, व्यक्ति की पसंद या नापसंद के ऊपर बात करते हैं। तो ये चाहे मनोवृत्ति हो चाहे अभिवृत्ति हो, वह एक ही भाषा, एक शब्द, दोनों ही शब्द एक ही भाषा के भावनात्मक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। यह भाषा के भावनात्मक गुण को क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। मनोवृत्ति और अभिवृत्ति। अभिव्यक्ति व्यक्तित्व, व्यक्ति के मनोभावों और विश्वास। अभिवृत्ति क्या है, व्यक्ति के मनोभाव, व्यक्ति का मनोभाव हो या विश्वास हो, व्यक्ति के मनोभाव या विश्वास, व्यक्ति के मनोभाव या विश्वास को प्रकट करता है, महसूस करता है, इंगित करते हैं। व्यक्ति का जो मनोभाव होता है उसको प्रकट करता है, उसके विश्वास को प्रकट करता है या इंगित करता है। ये बताते व्यक्ति क्या महसूस करता है। मनोवृत्ति अभिवृत्ति के अंतर्गत कि व्यक्ति अपने आप में क्या महसूस करता है, उसके पूर्व में विश्वास क्या है। तो ये व्यक्ति उसके दृष्टिकोण से है जिसके कारण किन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, परिस्थितियों और योजनाओं आदि के प्रति किस विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक ही है कि विश्वास, मनोभाव और व्यवहार, किस किस के प्रति क्या अभिवृत्ति है, व्यक्ति में कौन कौन सा व्यवहार विशेष प्रकार का व्यवहार करता है, चाहे व्यक्ति को अंदर हो, आपसी चर्चा में हो, चाहे संस्थाओं के प्रति हो, चाहे परिस्थितियों में हो, चाहे योजना में हो। तो उसकी मनोवृत्ति क्या है, तो उसके ऊपर भी कई प्रकार के प्रश्न बने हैं आपकी एग्जाम के अंतर्गत। तो दूसरे शब्दों में व्यक्ति के व्यक्तित्व की प्रवृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ, उसे किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के संबंध में किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को, कैसा व्यवहार, विशिष्ट प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने के निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है अभिवृत्ति। आपको क्या निर्णय लेना, आपको कैसे कार्य करना, वो जो प्रेरित करती है, निर्णय लेने के लिए जो प्रेरित करती है, वह क्या है, अभिवृत्ति है, मनोवृत्ति है, जो आपको किसी निर्णय को लेने के लिए क्या करेगी, प्रेरित करेगी। अब मैं ले चलता हूं आपको अभिवृत्ति की परिभाषा की। अभिवृत्ति की परिभाषा क्या हो सकती है, तो अभिवृत्ति की परिभाषा मनोवैज्ञानिक जो है उन्होंने अभिवृत्ति को भिन्न भिन्न ढंग से परिभाषित किया है, अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। तो यहां पर पहली परिभाषा जो है आल्पोर्ट की, आल्पोर्ट ने क्या कहा, अभिवृत्ति प्रत्युत्तर देने की मानसिक स्नायुविक तत्परताओं से संबंधित अवस्था है। प्रत्युत्तर देने की जो अनुभव द्वारा संगठित होती है तथा जिसके व्यवहार में निर्देशात्मक तथा गत्यात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसके व्यवहार के अंतर्गत निर्देशात्मक या गत्यात्मक क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। निर्देशात्मक अथवा गत्यात्मक प्रभाव इसके अंतर्गत पड़ेगा। तो ये किसने कहा, आल्पोर्ट ने। तो परिभाषा परीक्षा में पूछी जा सकती है, अभिवृत्ति प्रत्युत्तर देने की मानसिक स्नायु तत्परताओं से संबंधित अवस्था है, किसने कहा। वुडवर्थ के अनुसार अभिवृत्तियों का मत रुचि उद्देश्य की थोड़ी बहुत स्थायी प्रवृत्तियां है। अभिवृत्तियां आपके अंदर रुचि हो, आपके अंदर मत हो, आपका उद्देश्य हो, उसकी जिसमें किसी प्रकार के पूर्व ज्ञान की प्रत्याशा और उचित प्रक्रिया की तत्परता हो, इन्हें पूर्व ज्ञान के बारे के अंदर दिया गया हो, इन्हें पूर्व ज्ञान के संबंधित वह प्रक्रिया हो। तो ये
पूर्व ज्ञान की प्रत्याशा और उचित प्रक्रिया को इंगित करता है। जेम्स डेवर ने क्या कहा? जेम्स डेवर अभिवृत्ति को परिभाषित करते हुए उन्होंने क्या कहा? अभिवृत्ति क्या है? लगभग अभिवृत्ति मत, रुचि, उद्देश्य एक लगभग स्थायी तत्परता या प्रवृत्ति, स्थायी भाव हो, जिसके अंदर स्थायित्व हो, वह प्रवृत्ति जो होती है वह किसके अंतर्गत होती है? विशेष प्रकार के अनुभव की आशा और एक उचित प्रतिक्रिया की तैयारी नियत होती है। अनुभव हो, अनुभव के अंदर आशा हो और उचित प्रकार की एक तैयारी निहित होती है इसके अंतर्गत। किसमें? अभिवृत्ति के अंतर्गत। आइजेनेक के अनुसार, आइजेनेक ने क्या कहा कि अभिवृत्ति लगभग सामान्य रूप से बात करें अपन तो सभी विद्वानों ने, चाहे जेम्स डेवर हो, चाहे वुडवर्थ हो, चाहे आलपोर्ट हो, लेकिन उन्होंने संबंधित रूप से सभी विद्वानों की परिभाषाएं लगभग समान रूप से कार्य करती है। कुछ कुछ परिवर्तन होता है। सामान्य अभिवृत्ति की परिभाषा किसी वस्तु या समूह आ गया के संबंध में प्रत्यक्षात्मक उत्तेजना से व्यक्ति की स्थिति प्रत्युत्तर की तत्परता के रूप में की जाती है। प्रत्युत्तर क्या हो सकता है, उसके अंदर तत्परता क्या हो सकती है, उसके संबंध में की जाती है। फीमेन के अंदर अभिवृत्ति की परिस्थितियों, व्यक्तियों, वस्तुओं के प्रति संगत ढंग से प्रतिक्रिया करने की स्वाभाविक तत्परता है, यह कहा फीमेन। तो यहाँ पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाओं के अंदर मुख्य रूप से जो सामने आता है कि मनोभावों तथा विश्वासों को इंगित करती है। आपका मनोभाव क्या है, आपका विश्वास क्या हो सकता है, उसको इंगित करने का काम जो है वह अभिवृत्ति के अंतर्गत होता है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। अभिवृत्ति की प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति के ऊपर बात करते हैं। तो अभिवृत्ति की प्रकृति, अभिवृत्ति की प्रकृति क्या हो सकती है? सबसे पहली अभिवृत्ति की जो प्रकृति है वह है धनात्मक। सबसे पहले क्या बोला जाएगा? धनात्मक। अब ये प्रकृति अभिवृत्ति की धनात्मक कैसे हो सकती है? फिर आएगा ऋणात्मक और फिर शून्य। इस धनात्मक प्रकृति की बात करते हैं तो इसमें किसी संबंधित व्यक्ति, घटना, समूह के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण धनात्मक प्रवृत्ति अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। धनात्मक प्रवृत्ति की अभिवृत्ति है। इन्हें व्यक्ति, घटना या समूह का सकारात्मक सोच, इसके अंदर आएगा व्यक्ति, घटना और समूह, इन तीनों का क्या होगा? सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच ये किसके अंतर्गत आएंगे? धनात्मक प्रवृत्ति के अंतर्गत। अभिवृत्तियों की जो प्रवृत्ति है, अभिवृत्ति की जो प्रकृति है, उसके अंतर्गत पहली प्रकृति पढ़ा आप लोगों ने धनात्मक, जिसके अंदर व्यक्ति, घटना, समूह का सकारात्मक सोच होती है। तो पहली प्रकृति के अंदर बात की हमने धनात्मक प्रकृति। दूसरी बात करते हैं ऋणात्मक प्रकृति के ऊपर। किसकी बात करते हैं? ऋणात्मक प्रकृति। ऋणात्मक प्रकृति के अंतर्गत इसमें व्यक्ति, समूह और घटना के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है। दृष्टिकोण कैसा होता है?
ऋणात्मक दृष्टिकोण होता है। किसके संबंधित होता है? घटना के प्रति किसी व्यक्ति, समूह या घटना के प्रति ऋणात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है। यही ऋणात्मक दृष्टिकोण ऋणात्मक प्रवृत्ति की अभिवृत्ति है। धनात्मक के अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है, ऋणात्मक के अंदर ऋणात्मक दृष्टिकोण पाया जाता है किसी व्यक्ति, समूह या घटना के प्रति। शून्य क्या होता है? तीसरी प्रकृति की बात करते हैं। शून्य क्या है? यह अभिवृत्ति न तो सकारात्मक होती है न ही नकारात्मक होती है। किसी व्यक्ति, समूह या घटना के प्रति किसी भी प्रकार की कोई मनोवृत्ति न होना शून्य अभिवृत्ति है। तो यहाँ पर हमने 3 अभिवृत्ति की प्रकृति के अंतर्गत बात कही। पहली है धनात्मक, दूसरी ऋणात्मक और तीसरी है वह शून्य प्रकृति है। तो यहाँ पर धनात्मक में चाहे व्यक्ति हो, समूह हो, घटना हो, उसका सकारात्मक प्रभाव रहता है। ऋणात्मक में व्यक्ति, समूह, घटना का ऋणात्मक प्रभाव रहता है। और शून्य के अंतर्गत न तो सकारात्मक होती है न ही नकारात्मक होती है। किसी व्यक्ति, समूह, घटना के प्रति किसी भी प्रकार की कोई मनोवृत्ति नहीं, किसी भी प्रकार की कोई अभिवृत्ति नहीं कि कुछ भी न तो सही है न गलत है। तो वह कौन सी प्रकृति के अंतर्गत आएगा? शून्य प्रकृति के अंतर्गत आएगा, शून्य अभिवृत्ति के अंतर्गत आएगा। अब ये तो प्रकृति हुई, 3 हुए, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। अब बात करते हैं अभिवृत्ति के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। अभिवृत्ति, अपन पूरा जो प्रकरण पढ़ रहे हैं व्यावसायिक अभिवृत्ति के अंतर्गत, और व्यावसायिक अभिवृत्ति के अंदर अब बात करते हैं अपन अभिवृत्ति के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। विशिष्ट अभिवृत्ति, जो अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, विचार तथा संस्था विशेष के प्रति व्यक्त की जाती है। जो अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, विचार या संस्था के विशेष के प्रति व्यक्त की जाती है, विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाती है। विशिष्टता होती है उसमें। जैसे एक छात्र अपने शिक्षक के प्रति जो सम्मान व श्रद्धा का भाव पाया जाता है, अपने शिक्षक के प्रति एक विद्यार्थी का, एक छात्र का जो सम्मान का भाव पाया जाता है, श्रद्धा का भाव पाया जाता है, वह उसकी विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाती है। वह विशिष्ट अभिवृत्ति है जिसके अंदर उसका कोई लेना देना नहीं है, न सकारात्मक है, न ऋणात्मक है, न शून्य है। उसका सिर्फ श्रद्धा का भाव है। तो अभिवृत्ति के प्रकार के अंतर्गत पहला प्रकार होता है, वह है विशिष्ट अभिवृत्ति। तो यह किसी वस्तु, घटना, विचार या संस्था विशेष के प्रति व्यक्त की जाती है और विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाती। किसी विशेष व्यक्ति के सामने आपके भाव व्यक्त करो, आपके विचार व्यक्त करो, आप सम्मान करो, आप किसी की श्रद्धा का भाव पाया जाता है, तो उसकी विशिष्ट अभिवृत्ति कहलाती है। किसी के प्रति भी आप सम्मान और श्रद्धा का भाव व्यक्त करते हैं तो वो विशिष्ट अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। दूसरा होता है वह है सामान्य अभिवृत्ति। सामान्य अभिवृत्ति सामान्य या सामूहिक रूप से व्यक्त की जाती है। किसी ये व्यक्ति, वस्तु, घटना और विचार दोनों में है। विशिष्ट अभिवृत्ति चाहे सामान्य हो, चाहे नकारात्मक हो, चाहे सकारात्मक हो, चाहे मानसिक हो, ये सबके प्रति जो भी है, वह व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे घटना हो, चाहे विचार हो, व्यक्ति, वस्तु, घटना
और विचार, इस चारों के प्रति अभिवृत्ति निश्चित रूप से प्रकट होती है। सामूहिक रूप से व्यक्त की जाती है वह सामान्य अभिवृत्ति होगी। किसके अंतर्गत? सामूहिक रूप से। घड़ियों के विषय में अभिवृत्ति हो, राजनीतिक दलों के बारे में हो, रेल दुर्घटनाओं के बारे में हो, या कोई भी बात हो, सामूहिक रूप से जो व्यक्त की जाती है वह कौन सी अभिव्यक्ति होगी? सामान्य अभिवृत्ति होगी। कौन सी अभिवृत्ति? सामान्य अभिवृत्ति। अब आता है, आगे बढ़ते हैं तो तीसरी अभिवृत्ति है वह नकारात्मक। शब्द से ही आप स्पष्ट है। नकारात्मक किसके प्रति? व्यक्ति, वस्तु, घटना या विचार के प्रति सुखद नहीं होता है। जो विचार होता है वह अच्छा नहीं होता है। वह विचार जो होता है नकारात्मक होता है। वह विचार होता है जो हमें पसंद नहीं होता है। तो इसके प्रति उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया, जोश के साथ में प्रतिक्रिया, उत्तेजनात्मक प्रतिक्रिया, तो वह किसके अंतर्गत आएगी? नकारात्मक। जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति के प्रति घृणा करते हैं तो नकारात्मक प्रतिक्रिया है। किसके प्रति? व्यक्ति के प्रति, वस्तु, घटना या विचारों के प्रति। हम राजनीतिक पार्टी हो, चाहे प्रक्रिया हो, चाहे जाति हो, चाहे स्थान हो या व्यक्ति के प्रति हम क्या करते हैं? घृणा करते हैं। चाहे आपके विचार कैसे भी हो तो उसके प्रति हम उसके नकारात्मक अभिवृत्ति हमारे मन के अंतर्गत आ जाती है। कोई स्थान ऐसा हो, कोई जाति ऐसी हो, कोई पार्टी हो, कोई प्रक्रिया हो, तो जो ये घृणा करते हैं उनसे निराशा होती है, अविश्वास रखते हैं, अपने को दूर रखने का प्रयास करते हैं, वह नकारात्मक अभिवृत्ति है। हम अपने आप को दूर कर लेते हैं, हम अपने विचारों को नहीं बोल पाते हैं, हम उनसे हटने की कोशिश करते हैं। तो कौन सी अभिवृत्ति के प्रकार के अंतर्गत आएगा? नकारात्मक अभिवृत्ति के अंतर्गत आएगा। आगे बढ़ते हैं तो चौथे नंबर पर आती है सकारात्मक अभिवृत्ति। विशिष्ट और सामान्य हुआ, नकारात्मक और सकारात्मक। व्यक्ति, वस्तु, घटना और विचार या सत्ता आदि की उपस्थिति हमें जब सुखद लगती है, हमें जब आनंद की अनुभूति होती है, उसके प्रति हमें प्रतिक्रियाएं अच्छी होती है, उसके प्रति हम अनुकूल होते हैं, हम उसके पक्ष में बोलने का प्रयास करते हैं, तो वह कौन सी अभिवृत्ति के अंतर्गत आएगा? सकारात्मक अभिवृत्ति के अंतर्गत। हर प्रयास में हम उसका पॉजिटिव, व्यक्ति, वस्तु, सत्ता, धर्म, प्रक्रिया के प्रति विश्वास रखते हैं, पसंद करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो कौन सी अभिवृत्ति होगी? सकारात्मक अभिवृत्ति होगी। उसके प्रति आकर्षण हो, उसके अनुकूल की समायोजित करने की चेष्टा करते हैं, और वह हमारी सकारात्मक अभिवृत्ति के अंतर्गत आता है। अंतिम अभिवृत्ति का प्रकार की बात करते हैं तो वह है विशिष्ट मानसिक अभिवृत्ति। कौन सी अभिवृत्ति आएगी? मानसिक अभिवृत्ति। किस अभिवृत्ति की बात करते हैं हम? मानसिक अभिवृत्ति के ऊपर बात करते हैं। और ये जो मानसिक अभिवृत्ति है, मानसिक अभिवृत्ति मानसिक रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में पृथक पृथक अभिवृत्ति होती है। इन्हें अनेक क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के नाम से पुकारते हैं। सौंदर्य अनुभूति, सामाजिक अभिवृत्ति, धार्मिक अभिवृत्ति। ये सामाजिक, धार्मिक और सौंदर्य अनुभूति की जो अभिवृत्ति होती है वह मानसिक होती है। मानसिक रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्र के संबंध में पृथक पृथक अभिवृत्ति होती है। जितने भी क्षेत्र होते हैं उसके अंदर हमारी पृथक पृथक अभिवृत्ति होती है। इन्हें अनेक क्षेत्रों के नाम से अलग अलग ढंग से हम पुकारते हैं। तो ये इस तरह से हमारी
अभिवृत्ति के अंतर्गत बात करते हैं तो अभिवृत्ति के प्रकारों की बात करते हैं तो मित्रों हमने 4 प्रकार पढ़े। पहला प्रकार था विशिष्ट, दूसरा सामान्य, तीसरा नकारात्मक, चौथा सकारात्मक और 5वां प्रकार था मानसिक अभिवृत्ति। तो ये अभिवृत्ति के अंतर किस प्रकार से हम कार्य करते हैं, इसके ऊपर कई प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। अभिवृत्ति की विशेषताएं क्या हो सकती है? अभिवृत्ति का कुल मिलाकर के सीधा सा संबंध है, वह है भावनाओं पर। किस पर संबंध है? अभिवृत्ति का जो संबंध है वह भावनाओं की गहराई पर संबंध है। आपके भाव कितने अच्छे हैं। अभिवृत्तियों का जो विकास होता है वह सामाजिक संबंधों के कारण होता है, आपसी मिलन के कारण होता है। आप किसी के प्रति सकारात्मक भाव जब मिलोगे तभी प्रकट होते हैं। तो यहाँ सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण होते हैं। सामाजिक संबंधों के कारण अभिवृत्ति के अंदर सामाजिक और मानसिक दोनों ही पक्ष होते हैं। सामाजिक भी पक्ष होता है और मानसिक पक्ष भी होता है। अभिवृत्ति के अंतर्गत अभिवृत्ति व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार की होती है। व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार की अभिवृत्ति होती है। अभिवृत्ति होती है वह जन्मजात नहीं होती। मनुष्य जन्म से जब पैदा होता है उस समय से अभिवृत्ति लेकर पैदा, उसकी भावनाएं, उसका प्रेम, उसका सौंदर्य, उसका समाज से मिलना, ये सभी चीजें ही विशेषताओं के अंतर्गत आती है। उसका रहना किस ढंग से, वह चलता किस तरह से, वह बात किस प्रकार से करता है, उसकी वाणी कितनी महत्वपूर्ण है, ये जो भी चीजें हैं वह सब किसके अंतर्गत आती है? सामाजिक दोनों ही प्रकार की। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती। तो साथियों, अभिवृत्ति के प्रकार, अभिवृत्ति की विशेषताएं, अभिवृत्ति की प्रकृति, अभिवृत्ति क्या है, उसके संबंध में हमने पढ़ा। हम अब आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण बात करते हैं कि जो प्रकरण था वह मैंने लिखाया था व्यावसायिक अभिवृत्ति। व्यावसायिक अभिवृत्ति। व्यावसायिक अभिवृत्ति के अंदर बात करते हैं। अभिवृत्ति का अच्छी तरह से आपको मैंने बता दिया। अब ये व्यावसायिक के ऊपर बात करेंगे। अब ये व्यावसायिक क्या है, यह क्या है? तो यहां पर एक बात सामने आती है कि व्यावसायिक अभिवृत्ति के अंदर यदि शिक्षा के क्षेत्र में है अपन, तो सफल शिक्षा, शिक्षा का विकास, बालकों का विकास, व्यावसायिक अभिवृत्ति के अंतर्गत क्या होगा कि एक सफल शिक्षण, शिक्षा का विकास, बालकों का विकास, बालकों का समुचित विकास तभी संभव होता है जब शिक्षण कराने वाला व्यक्ति, आप पीटीटी का एग्जाम दोगे, उसके बाद बीएड करोगे, बीएड करने के बाद में एक सफल शिक्षक बनने का प्रयास करोगे, और जब सफल शिक्षक होता है तो वही सफल शिक्षक होगा अपने पेशे के प्रति उसकी व्यावसायिक निष्बद्धता हो, व्यवसाय के प्रति ईमानदारी हो, वही सफल शिक्षक हो सकता है। कई प्रतिभाशाली व्यक्ति जो होते हैं वह अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेते हैं, बीएड भी कर लेते हैं, शिक्षक भी बन जाते हैं, लेकिन व्यवसाय में प्रवेश तो करते हैं लेकिन उसके अंदर वह रुचि नहीं लेते, उसका आकर्षण नहीं होता उनके प्रति।
तो शिक्षण कार्य में एक ऐसे पूल के रूप में प्रवेश करते हैं जहां कुछ समय रहकर अधिक लाभप्रद व्यवसाय की तलाश रहती है। शिक्षण में एक बड़ी कमजोरी कि हमें ऐसे अध्यापक नहीं मिलते जिसमें सच्चे अर्थों के अंदर व्यवसाय की निष्पक्षता हो। व्यवसाय के प्रति, एक शिक्षक के व्यवसाय के प्रति उत्तरदायित्व हो, ऐसे बहुत कम मिलते हैं। और जो हैं वह बहुत ही उस शिक्षक, उस शिक्षा के प्रति, उस बालकों के प्रति वफादार होते हैं। अमेरिका के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा संघ यानी एक सभी शिक्षकों का पद कुछ भी हो लागू होता है। अमेरिका के अंदर जो जितने भी किसी भी प्रकार का शिक्षक हो, पद कोई भी हो, लेकिन उनको प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सेकेंड, प्रिंसिपल थर्ड, प्रिंसिपल फोर्थ, समस्त जो नियम है वह 4 सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। प्रिंसिपल फर्स्ट, प्रिंसिपल सेकेंड, प्रिंसिपल थर्ड, प्रिंसिपल फोर्थ। ये किसके अंतर्गत है? अमेरिका के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEA। राष्ट्रीय शिक्षा संघ अमेरिका के मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च स्तर के शिक्षण, अच्छी शिक्षण दशाएं, अध्यापक कल्याण, अध्यापक के अधिकारों की रक्षा, व्यावसायिक स्तर, शिक्षा के लिए जनता का सक्रिय सहयोग, समुचित सुविधाएं तथा आवश्यक सामान, ये होता है मुख्य उद्देश्य को लेकर के वह आगे बढ़ते हैं। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मुख्य साधन अपनाती है। क्या करती है? अनुसंधान करती है। प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, फील्ड सेवाएं, सम्मेलन, उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षा के अंदर मुख्य साधन की, राजनीतिक की सहायता लेना, व्यावसायिक वार्तालाप, खोज, रिपोर्ट, आलोचनाएं, व्यावसायिक निष्पक्षता। अध्यापकों के अध्यापन के प्रति कर्तव्य भावना क्या हो सकती है? ना आपका कर्तव्य क्या? हर व्यक्ति से आशा की जाती है कि अपने व्यवसाय के प्रति, व्यावसायिक अभिवृत्ति, व्यवसाय के प्रति, अपने पेशे के प्रति समर्पित भाव से कार्य करें। आप भी शिक्षक बनने के बाद में उस पेशे के प्रति, उस व्यवसाय के प्रति समर्पित भाव से काम करें। उस व्यक्ति के लिए तो उसके संपर्क में आने के लिए दोनों के लिए लाभकारी। विद्यार्थियों को पढ़ाओगे तो विद्यार्थियों के लिए लाभकारी है। आपके संपर्क में जो लोग आएंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण हैं। यह उनका नैतिक कर्तव्य होता है। एक शिक्षक एक व्यवसाय के प्रति समर्पण होता है, वह एक शिक्षक का नैतिक कर्तव्य होता है। क्या होता है? नैतिक कर्तव्य होता है एक शिक्षक का। राजस्थान का जो शिक्षा विभाग है अध्यापकों से क्या क्या अपेक्षाएं करता है? शैक्षिक नियोजक एवं शिक्षा विभाग शिक्षकों से अपेक्षा करते हैं कि शिक्षक शिक्षा नीति के निर्धारण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन में विभिन्न संगोष्ठियों, अभिनव कार्यक्रमों, शिक्षक संगठनों, शिक्षा अधिकारियों आदि के माध्यम से अपना योगदान दें। तो शिक्षक अधिक योगदान दें। शिक्षक प्रधानाध्यापक का पूरा सहयोग करें। शिक्षक शिक्षा विभाग की अपेक्षा करता है कि शिक्षकों के विभाग की सभी नियमों की जानकारी करनी चाहिए, उसके अनुकूल कार्य करना चाहिए। शिक्षा में गुणात्मक सुधार कैसे हो, सेवारत प्रशिक्षण, पत्र पत्रिकाओं, शिविरा, नया शिक्षक शैक्षिक साहित्य का लाभ उठाकर अपनी व्यावसायिक अभिवृद्धि हेतु सतत प्रयत्नशील रहे। शिक्षक निर्धारित अभिलेख जैसे रजिस्टर है, डायरी है, प्रगति पत्र है, आंतरिक मूल्यांकन है, प्रपत्र है, परीक्षाफल रजिस्टर है आदि की पूर्ति करें। पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, मूल्यांकन, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री
सुविधाएं शैक्षिक अनुभव के आधार पर। इन्हें राजस्थान के शिक्षा विभाग की अध्यापकों से क्या क्या अपेक्षाएं रही है, क्या क्या अपेक्षाएं करता है, सभी जानकारी हो, शिक्षक अच्छी तरह से कार्य करें, गुणात्मक सुधार हो, शिक्षक साहित्य का लाभ उठावें, जितनी भी प्रक्रियाएं वह अच्छी तरह से पूर्ण करें, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, सहायक सामग्री के प्रति उच्च अधिकारी जो भी हैं उनको अच्छी तरह से उनको अवगत कराएं। विद्यालयों की जो भी योजनाएं उसमें सहयोग प्रदान करें, निर्धारित आचार संहिता का पालन करें और शिक्षक प्रधानाध्यापक को पूरा सहयोग दें। तो राजस्थान के शिक्षा विभाग के अध्यापकों की अपेक्षाएं क्या क्या थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, और इसके अंतर्गत मैं बताऊंगा राजस्थान सरकार ने शिक्षा संस्थाओं के प्रति जो शिक्षा संहिता प्रकाशित की है उसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा शिक्षण में जो अपेक्षाओं को संक्षेप में किस प्रकार से क्या कहा गया है। बिना लिखित स्वीकृति से अध्यापक अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकता है। अभिभावक विद्यालय की जो समिति होती है उसमें निर्मित खेलकूद आदि के सदस्य प्रभावी रूप से शिक्षक कार्य करें। विद्यालय परिसर के अंदर जो शिक्षक होता है वह कभी भी ऐसा अवांछित कार्य नहीं करे जैसे कि संपत्ति को हानि हो, उसके व्यवसाय के प्रति गलत प्रश्नवाचक हो, शारीरिक दंड देने का जो प्रावधान है वह सिर्फ प्रधानाध्यापक के हो। अभी वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हैं और व्यवसाय के रूप में यदि आपने शिक्षक को एक व्यवसाय के रूप में माना है तो आप जब भी बीएड करने के बाद में बीपीटीटी का एग्जाम दोगे, प्रशिक्षण कोर्स करोगे, तो यहाँ पर बिना स्वीकृति के, शिक्षा विभाग की बिना स्वीकृति के ट्यूशन करना आपके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। कक्षा में पूर्ण तैयारी से पढ़ाना है, शाला को उस रूम की क्या साफ सफाई है उसके बारे में देखना है, गृह कार्य करने वाले छात्रों को गृह कार्य देखना है। तो जितने भी देश प्रेम की भावना हो, मानवता की भावना हो, उसके प्रति आपको सम्मान रखना है। तो कोठारी आयोग ने भी इसी तरह से, कौन सा आयोग हुआ? कोठारी आयोग। और कोठारी आयोग ने भी राष्ट्र द्वारा शिक्षकों से क्या अपेक्षाएं की। शिक्षक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन शक्तिशाली साधन बने, वह भावनात्मक एकता का छात्रों में विकास करे। अभिवृत्ति, व्यावसायिक अभिवृत्ति, इन्हें भावना से जोड़ना, भावनात्मक रूप से। यदि आप अपने शिक्षक का सम्मान करते हो, उसके प्रति श्रद्धा के भाव है, तो आपके अंदर वो सकारात्मक अभिवृत्ति है शिक्षक के प्रति। तो यह कोठारी आयोग ने बताया था। अब अंतिम में कुछ आपको इस व्यावसायिक अभिवृत्ति के ऊपर कुछ प्रश्नों के संबंध में बात करूंगा। व्यावसायिक अभिवृत्ति के ऊपर जो प्रश्न है, इसमें -1, 2, 3 और 0 के अंतर्गत चलता है। तो उसमें एक प्रश्न है कि आप निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं मानते हैं। एक कथन है जिसको आप सही नहीं मानते हैं, तो उसमें से कौन से कथन को आप सही नहीं मानते हैं। शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना चाहिए। अच्छे शिक्षक पूरा पाठ्यक्रम, कौन सा कथन सही नहीं मानते हैं। अच्छे शिक्षक को पूरा पाठ्यक्रम निर्धारित समय में पूरा नहीं कर सकते। छात्रों को शारीरिक दंड देने का अधिकार केवल प्रधानाध्यापक को है।
बिना लिखित स्वीकृति के अध्यापक अपना मुख्यालय नहीं छोड़े, यह नियम एकदम आवश्यक व गलत है। अपनों ने पढ़ाया था मैंने अभी आपको कि शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना चाहिए। अच्छे शिक्षक का पूरा पाठ्यक्रम निर्धारित समय में पूरा नहीं कर सकते, तो यह होगा कौन सा सही नहीं है। तो अच्छे शिक्षक पूरा पाठ्यक्रम निर्धारित समय में पूरा नहीं कर सकते। एक यह है, छात्रों को शारीरिक दंड देने का अधिकार केवल प्रधानाध्यापक को है। तो यहाँ पर शिक्षक को निर्धारित पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना चाहिए। अपनी परीक्षा में नकल करते हुए 2 छात्रों को पकड़ लिया गया। आप एक शिक्षक हैं, आपने परीक्षा के अंदर नकल करते हुए 2 छात्रों को पकड़ लिया है। उनमें से एक नेता का पुत्र है, दूसरा गरीब है। आप क्या करेंगे? एक नेता का पुत्र है और दूसरा गरीब है, तो आप क्या करोगे? पहला ऑप्शन है आपके सामने, नेता के पुत्र को छोड़ देंगे, गरीब छात्र की रिपोर्ट कर देंगे। दूसरा है दोनों को छोड़ देंगे। तीसरा है दोनों को रिपोर्ट करेंगे। और चौथा है प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे। अब चाहे वह नेता का पुत्र हो, चाहे दूसरा गरीब हो, लेकिन हमारा जो उत्तरदायित्व है, आपने परीक्षा में, आप एक अच्छे शिक्षक हो, आप अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित हो, तो आपका आंसर आएगा कि दोनों को रिपोर्ट करेंगे। मान लीजिए कि आपका स्थानांतरण किसी ऐसे क्षेत्र में हो गया जहां आप जाना नहीं चाहते। आपका स्थानांतरण कहीं उस जगह हो गया है जहां आप जाना नहीं चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? कोई बहाना बनाकर प्रशासन से अपना स्थानांतरण को रद्द करवाएंगे। ये प्रक्रिया चलती है। स्थानांतरण को रुकवाने का प्रयास भी कर सकते हो आप, क्योंकि दूर है, वहाँ जाना नहीं चाहते हो, तो वो भी करोगे। अपना दायित्व समझकर जहाँ आपको भेजा जा सकता है वहाँ जाएंगे। एक ये भी है, प्रशासन के दफ्तर में धन देकर स्थानांतरण रद्द कर देंगे। आप इन चारों बिंदुओं को देखने के बाद में अपने आप चिंतित होंगे कि यहाँ पर सत्य तो जो है वह यह है कि जहाँ आपको भेजा जा रहा है वहाँ जाएंगे। लेकिन दूसरे जो ऑप्शन है ए, बी और डी, यह भी वर्तमान में कहीं पहले हम बात करते हैं, हम देखते हैं, तो सबसे पहले हमारी निगाह सी पर न जा करके कहीं अन्य ऑप्शन पर पहुंचती है। शिक्षण पेशे में सबसे आकर्षक बात है। व्यवसाय की बात करें तो सबसे बेस्ट व्यवसाय कौन सा है? शिक्षण का। तो शिक्षण के व्यवसाय में आकर्षक बात क्या है? सबसे पहला है अच्छा वेतन मिलता है, काम कुछ नहीं करना है। दूसरा है आत्मिक आनंद। तीसरा है छात्रों को रोब जमाना। और अंतिम है स्वयं की शैक्षिक उन्नति। आप इन सब में किसको अच्छा मान रहे हैं? इन्हें अच्छा वेतन आप अच्छा मान सकते हो, लेकिन वास्तविकता क्या है? आत्मिक आनंदित होना शिक्षण पेशे में सबसे आकर्षण जो व्यवसाय है। इस तरह से ये छोटे मोटे प्रश्न हैं। प्रधानाध्यापक के रूप में कोई अभिभावक आपके पास किसी अध्यापक की शिकायत लेकर के आता है, तो आप क्या करेंगे? उसे अभिभावक के सामने बुलाकर डांटेंगे, अपने अध्यापक के प्रति कोई शिकायत नहीं सुनेंगे, शिकायत सुन लेंगे, अभिभावक को उचित कार्रवाई का आश्वासन देंगे। उचित कार्रवाई के संबंध में हम चर्चा करेंगे। अंतिम 1-2 प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में व्यावसायिक अभिवृत्ति का जो चैप्टर है उसको हम क्लोज करेंगे व्यावसायिक अभिवृत्ति के ऊपर। तो
के रूप में माने जाएंगे। एक उद्दंड छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो आप क्या करेंगे? सीधा सा पहले भी प्रश्न किया था, नियमानुसार कार्य करेंगे। अपने अध्यापक बनने का निर्णय लिया है आपने, एक अच्छे अध्यापक बनोगे, वह एक निर्णय है आपका, इसलिए पीटीईटी का एग्जाम देने के लिए आप तैयार हो। तो किस कथन से आप सहमत नहीं हैं? कोड ऑफ प्रोफेशनल के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करें, उसके नियमों को पूरी तरह पालन करें, नियमों का पालन करना ही है। शिक्षक संघ को के नियमों के पालन पर निगाह रखने के लिए योजना बनाएं, ऐसा वातावरण बनने में सहायता करें कि सभी सदस्य उसका पालन करें, आवश्यक नहीं हो, जानकारी जनता न हो, उसके भरसक प्रयत्न करें। तो यहाँ पर डी जो ऑप्शन है वह सही है। तो यहाँ हमने आज अंतिम प्रश्न की बात करूंगा मैं कि निम्नलिखित में से अध्यापकों में आप कौन सा गुण सबसे अधिक देखना चाहेंगे? सबसे अधिक गुण कौन सा है? छात्रों के प्रति प्रेम, परीक्षा में उदारता, सत्य, अहिंसा और कर्तव्य निष्ठा। तो अपन बात करते हैं एक अध्यापक को कर्तव्य निष्ठा होना चाहिए। तो साथियों, आज हमने प्रोफेशनल एटीट्यूड, व्यावसायिक अभिवृत्ति के ऊपर विस्तृत चर्चा करी। व्यावसायिक अभिवृत्ति के ऊपर आपको मैंने उसके प्रश्न क्या हो सकते हैं, अभिवृत्ति क्या हो सकती है, व्यावसायिक अभिवृत्ति में एक शिक्षक किस तरह से कार्य करता है, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।